कैसी कंप्लेन, क्या समस्या हो गई? टेस्ट की समस्या आ रही है, टेस्ट नहीं देना चाहते हैं क्यों? नहीं, कल थोड़ा प्रॉब्लम, ये पेपर प्रिंट नहीं हो पा रहा, आप समझ नहीं रहे बात को, ठीक है? नहीं तो कल ही हो जाता टेस्ट। देखिए, अब जो क्लासिफिकेशन के पहले भी अभी इसमें टॉपिक पूरा नहीं हुआ था, ठीक? एंजाइम को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये टॉपिक चल रहा था। फैक्टर्स अफेक्टिंग, मैंने आपको फैक्टर में बताया था कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, टेम्परेचर और पीएच, यहां तो समझ में आ गया था। इसके बाद में एक फैक्टर और है इनहिबिटर्स, तीसरा फैक्टर, जो चौथा फैक्टर वो कौन सा है? इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या है? ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं, या एंजाइम को काम करने से रोक सकते हैं, ठीक है, स्टॉप कर सकते हैं। एंजाइम काम नहीं करेगा, बुक में लिखा हुआ दे शट डाउन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, शट डाउन कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो इनहिबिटर्स क्या हैं? ये शट डाउन और स्लो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। अब इनहिबिटर्स जो हैं, या एंजाइम, इनहिबिटर्स के द्वारा एंजाइम का क्या होता है? इनहिबिशन। इनहिबिटर्स दो तरीके के हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें टाइप हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, या अगर ये प्रोसेस चल रहा है तो इसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। सेकंड वन क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। तो आपके पास दो इनहिबिटर्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। जल्दी से सेट हो जाइए, समस्या खत्म हो गई टेस्ट वाली। धीरे धीरे, हाँ बोलिए बोलिए। हर शनिवार टेस्ट होगा, एनालिसिस होगा, सब होगा, कुछ नहीं है। देखिए, आपकी बात पे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस बार क्या होता है ना, पेपर प्रिंट हम लोगों ने कहा यार पेपर प्रिंट किसी वजह से नहीं हो पा रहा था, इसलिए सैटरडे को कल नहीं हो पा रहा, नेक्स्ट वीक इसलिए किया गया आपका टेस्ट। समझ में आया? अब इधर देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए, आपके इनहिबिटर्स दो तरीके के हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इधर देख लो सब लोग। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है? ऐसा इनहिबिशन जिसमें, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एंजाइम है, ठीक है, ये आपके पास एंजाइम है और इसका ये सबस्ट्रेट है, ये इसका क्या हो गया? सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट में सेट हो जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा इनहिबिटर आया जिसकी स्ट्रक्चर इस सबस्ट्रेट से क्या है? मैच कर रही है। तो जब इनहिबिटर की स्ट्रक्चर किससे मैच करती है? सबस्ट्रेट के साथ में। ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है? इनहिबिटर है। तो हो सकता है ये इनहिबिटर एंजाइम से बाइंड कर जाए और सबस्ट्रेट को बाइंड ना होने दे, क्योंकि दोनों की स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, ठीक है, दोनों ही इस पर बाइंड कर सकते हैं।
तो एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट एंजाइम इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड कर जाएगा और इनहिबिट सबस्ट्रेट को बाइंड करने से रोक देगा, जिसकी वजह से ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा और एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। समझ में आया? इसके काम करने की क्षमता क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। और एंजाइम इनहिबिशन क्या, इनहिबिटर्स क्या है, वो केमिकल जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, एंजाइम को काम करने से रोक देते हैं, ये रिएक्शन ही रुक जाएगी। फिर समझ में आ रहा है? तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, यहां पर लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ इनहिबिटर उसकी स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है, मतलब मैच करती है, रिजेंबल्स विथ किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ में, ठीक है। और सबस्ट्रेट जाकर के वो सेट हो जाएगा एंजाइम की एक्टिव साइट पर। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका है मेलोनेट। मेलोनेट एक क्या है, केमिकल है, ठीक है, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। ये सब इनहिबिटर है, ये किस एंजाइम को डिस्टर्ब करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो इनहिबिट करेगा, इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। पहले नोट कर लीजिए, मेलोनेट क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये रिएक्शन देखिए, क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन होती है जहां सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है। सक्सिनेट से क्या बनेगा, सक्सिनेट से क्या बनेगा, फ्यूमरेट। ये एक रिएक्शन है, कहां पर, क्रेब साइकिल में चलती है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो कौन सा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का नाम है, ये एंजाइम है इसका। अगर इस रिएक्शन में क्या आ जाए, मेलोनेट आ जाए, तो मेलोनेट की स्ट्रक्चर जो है वो किससे मैच करती है, सक्सिनेट के साथ में। और फिर ये मेलोनेट किसके साथ बाइंड कर जाता है, एंजाइम के साथ में खुद बाइंड कर जाएगा इनहिबिटर, और सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट होने से रोक देगा और ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। समझ में आया? एंजाइम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। याद रखिएगा कि मेलोनेट किसको इनहिबिट करता है, इस एंजाइम को। यहां कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन किसके बीच में होता है, जिनका लेवल सेम होता है। एक कमजोर बच्चा और एक तेज बच्चे के बीच में कभी कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन तेज लोगों में होता है। तो जो एक जैसे होते हैं, यहाँ मेलोनेट और सक्सिनेट दोनों क्या है, सेम है, एक जैसे स्ट्रक्चर है, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, तभी तो कंपटीशन कर रहे हैं इस एंजाइम के साथ बाइंड होने से। दोनों इससे बाइंड होने के लिए क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन में ये आगे इनहिबिटर्स निकल जाते हैं। समझ में आया? ठीक आ रहा है ये? तो एक एग्जांपल इसका ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, बुक में एक लाइन लिखा है, उस लाइन को पढ़ लीजिए। यहां पर लिखा है सबसे लास्ट लाइन, जहां क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एक टॉपिक लिखा है, उसके पहले की लाइन पढ़िए। लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इनहिबिटर्स, ठीक है, आर often used in the control of biological pathogens। competitive inhibitors को बायोलॉजिकल पैथोजेंस का मतलब, पैथोजन क्या होता है, जो बीमारी कॉज कराते हैं, जो एजेंट, बैक्टीरिया है, वायरस है। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए इनहिबिटर्स का सहारा लिया जाता है। इनहिबिटर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो समझ लीजिए। तो देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का बता दिया मैंने, क्रेब साइकिल में था। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो इन बैक्टीरिया में है, बैक्टीरिया में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का दूसरा एग्जाम्पल कहां समझते हैं हम लोग, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में होता क्या है, एक है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पाबा। इसका फुल फॉर्म क्या है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एक केमिकल होता है। इस केमिकल से फोलिक एसिड बनता है। बैक्टीरिया क्या करता है अपनी बॉडी में, इस केमिकल को यूज करके फोलिक एसिड बनाएगा। फोलिक एसिड से उसकी बॉडी में ग्रोथ होती है।
मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। तो फोलिक एसिड उसके लिए बहुत जरूरी है। अगर फोलिक एसिड बैक्टीरिया को नहीं मिलेगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा। ये किसके लिए जरूरी है? तो मल्टीप्लाई बैक्टीरियल पॉपुलेशन, उसके लिए जरूरी है ये, ठीक। समझ में आया? तो इसमें अगर सल्फा ड्रग्स डाल दी जाए, क्या आ जाए? सल्फा ड्रग्स। इस रिएक्शन में इनहिबिटर कौन है? सल्फा ड्रग्स है। यही इनहिबिटर का काम करती हैं। अगर बैक्टीरिया के ऊपर सल्फा ड्रग्स अप्लाई कर दी जाती हैं तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो जाती है? रुक जाती है। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि फोलिक एसिड नहीं बना पाते हैं वो लोग। तो सल्फा ड्रग क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, क्योंकि पावा की जो स्ट्रक्चर है वो किससे मैच करती है? सल्फा ड्रग से मैच करती है, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता होगा, जो भी एंजाइम होगा, उस एंजाइम को ये सल्फा ड्रग क्या करेगा? उसकी एक्टिविटी को चेंज कर देगा, रोक देगा, ताकि ये रिएक्शन नहीं होने पाएगी। ये खुद जा करके सल्फा ड्रग्स इस एंजाइम से बाइंड कर जाती हैं और पावा को बाइंड नहीं होने देती हैं। समझ में आ रहा है? तो बैक्टीरियल जो पैथोजेंस की ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बाय अप्लाइंग द सल्फा ड्रग्स, ठीक है। ये एग्जांपल जो इन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, हो गया। अब क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हाँ, किसमें किसमें फिर से बोलिए। हाँ, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस जो है, जिससे पेनिसिलिन मिलता है। तो देखिए, दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। ये दूसरा तरीका एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का, एंजाइम को काम करने से रोकने का दूसरा तरीका है। इसमें क्या होता है? अगर मान लीजिए एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है। एंजाइम की जो एक्टिव साइट है और इसका सबस्ट्रेट कैसा होगा? कुछ इस तरीके का होगा ना। सबस्ट्रेट ये है और ये क्या है? एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ये इसमें बाइंड कर जाएगा, ठीक। मान लीजिए इस अगर इनहिबिटर की स्ट्रक्चर कुछ अलग है, अगर इनहिबिटर की स्ट्रक्चर, इस केस में इनहिबिटर जो होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है? वो सबस्ट्रेट से मैच नहीं करती है। तो जब मैच नहीं करेगी तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं होगा। अब कंपटीशन नहीं कर पाएगा क्योंकि इनहिबिटर की स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है सबस्ट्रेट से। तो ये इनहिबिटर क्या करेगा? अब कैसे इसको काम करने से रोकेगा? तो ये इनहिबिटर इस एंजाइम, देखिए एंजाइम पर जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। ये क्या है? एक्टिव साइट। एंजाइम की सरफेस पर कुछ साइट ऐसी होती हैं, एक्टिव साइट के अलावा भी कुछ गड्ढे होते हैं एंजाइम की सरफेस पर, उनको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। एलोस्टेरिक साइट है वो। अदर देन, मतलब एंजाइम की सरफेस पर वो जगह जो एक्टिव साइट के अलावा कुछ जगह होती है उनको क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट। ये है एलोस्टेरिक साइट है, ठीक है। इस पर ध्यान रखिएगा, कभी सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करता है। तो ये इनहिबिटर क्या है? एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के यहां पर ये बाइंड कर जाएगा, ठीक। और बाइंड कर गया, देखिए इस तरीके से बाइंड कर गया। अब क्या करेगा? जैसे ही बाइंड करेगा फिर ये एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या करेगा? चेंज कर देगा। पीछे से वार करना, एक होता है सामने से वार करना, ये पीछे से वार कर रहा, देखिए कहीं और अटैच किया और इसकी स्ट्रक्चर को क्या कर देगा? अब ये मतलब एंजाइम में कुछ ऐसा चेंज करा देगा कि एंजाइम की एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर ही बदल जाएगी। तो अगले केस में क्या होगा? देखिए इस तरीके से, अब ये एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट क्या हो गई? कुछ इस तरीके से यहां पर ये चेंज हो गई, ठीक है मैंने। और जब ये चेंज हो गया एक्टिव साइट तो ये सबस्ट्रेट जो है वो अब बाइंड नहीं कर पाएगा। देखिए ये कुछ सर्कुलर वे में है और ये क्या है? इस तरीके से है। अब ये यहां बाइंड नहीं करेगा क्योंकि इस इनहिबिटर ने किसी दूसरे जगह पर बाइंड करके इसकी एक्टिव साइट को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। जैसे कहावत है कि जैसे मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ठीक है। ये सबस्ट्रेट जो है ये इनहिबिटर है, ठीक है।
अगर ये इनहिबिटर इस एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पा रहा था तो इसने क्या किया, ऐसा सहारा लिया कि इसकी शेप ही बदल दी ताकि ये सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। पहले वाले केस में क्या था, सेम था कि आराम से ये बाइंड कर सकता था। अब एक्टिव साइट बदल गई तो इसने दूसरा तरीका अपना लिया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर नोट कर लीजिएगा कुछ चीजें। इस वाले केस में जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट से जब अलग है तो सहारा क्या है, दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। उसमें क्या होगा, इनहिबिटर बाइंड करेगा, बाइंड टू अदर साइट, दूसरी साइट पर बाइंड करेगा ऑन एंजाइम, और उसको क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एंड चेंज कर देगा, चेंज स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर को बदल देगा जिसकी वजह से वो बाइंड अब नहीं कर पाएगा। तो ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, एक और होता है अनकॉम्पिटिटिव, एक और वो सिलेबस में वो सब नहीं है। एक होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव के बाद अनकॉम्पिटिटिव। उसमें क्या होता है, उसमें सबस्ट्रेट है, एंजाइम है, बाइंड कर गया। ठीक, यहां से देख लीजिए थोड़ा सा, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, बाइंड करके ईएस कॉम्प्लेक्स बनाता है। अभी तक क्या होता था, इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड करता था। यहाँ अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, इनहिबिटर यहां जाके बाइंड करता है, इसके साथ बाइंड करेगा, मतलब सबस्ट्रेट जुड़ गया है, एंजाइम से जुड़ गया है। और जब इनहिबिटर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पर बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट को यहां से हटा देगा, तब हटाएगा जाकर के, वो होता अनकॉम्पिटिटिव, वो आपके उसमें नहीं है। ठीक है, तो दो ये आपको, इसका एग्जांपल समझ लीजिए क्या है, इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल साइनाइड पॉइजन है। साइनाइड, हाँ बताइए। हाँ, जो एंजाइम से बाइंड करेगा इनहिबिटर, अरे जो कह रहे हैं, जो इस इनहिबिटर जो एंजाइम से बाइंड करेगा उसकी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, एंजाइम की। हाँ हाँ, ठीक। अरे तो सबस्ट्रेट बाइंड कहाँ कर पा रहा था, सबस्ट्रेट को तो बाइंड करने से तो रोका जा रहा है इसमें, और जब रोक देगा तो उसकी वेलोसिटी तो डाउन हो गई ना, फिर वो काम कहाँ कर रहा है भाई, एंजाइम काम करने से बंद हो गया, उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई, कम बंद हो गई है, तो वेलोसिटी तो एकदम डाउन हो जाएगी, स्टॉप भी हो सकती है। समझ रहे हैं ना ये चीज। देखिए साइनाइड पॉइजन, जो साइनाइड पॉइजन होता है तत्काल मौत होती है ना, साइनाइड खाने से तुरंत ऊपर। क्या मैकेनिज्म उसकी होती है, आपने ईटीएस पढ़ा ना, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, याद आ रहा ना रेस्पिरेशन में। ईटीएस में ऑक्सीजन जो जहां पर सबसे लास्ट में जाकर के ऑक्सीजन जब जुड़ेगा, एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, लास्ट में एक एंजाइम मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर शायद 4 है, ठीक है। हाँ, उस पर एक एंजाइम मिलता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी बनाता है, एटीपी बनाने में मदद करता है। अगर साइनाइड बॉडी में पहुंचता है तो वो सीधे साइनाइड आपकी बॉडी की सेल में जाएगा, और सेल में कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जहां ईटीएस चल रहा होता है उस ईटीएस पर पहुंचेगा, और जा करके ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इसको काम करने से साइनाइड क्या कर देता है, रोक देता है। कैसे रोकेगा, इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं करेगा, पीछे कहीं बाइंड करेगा जाकर के दूसरी साइट पर। साइनाइड किस पर बाइंड करेगा, इस एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पर, और इस जो सबस्ट्रेट इस पर अटैच करता है उसको रोक देगा ताकि एटीपी ना बने, और एटीपी नहीं बनेगी तो तत्काल मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये साइनाइड पॉइजन जो है वो क्या करता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पर ये काम करता है, और नो एटीपी फॉर्मेशन, कोई एटीपी का फॉर्मेशन तब नहीं होता है, फॉर की जगह 2 लिखिएगा। ठीक है, साइनाइड पॉइजन।
इसका एक एग्जाम्पल है ओनली बस, ठीक है। 2 एग्जाम्पल इसके हो गए और एक इसका हो गया। आपकी बुक में केवल एक ही दिया हुआ, कौन सा वाला, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दिया हुआ केवल, ठीक है। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एक चीज और जान लीजिए, एंजाइम काम कैसे करता है। एंजाइम मैकेनिज्म, तो 2 मैकेनिज्म है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस एक है और एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल है। किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, कोई जरूरत नहीं है। अगर पढ़े होंगे तो बस सिलेबस में है नहीं है तो मैं बताऊंगा भी नहीं, ठीक हो। उसमें लॉक एंड की हाइपोथेसिस है और एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है। हाँ बताइए, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ वही साइनाइड पॉइजन, साइनाइड होता, पोटेशियम साइनाइड। देखिए इसके बाद बताइए। हाँ फिर हाँ एक और बचा हुआ है, हाँ तुमने बताया। देखिए एक इनहिबिशन और है, समझ लीजिए, है नहीं लेकिन क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है तो इस टॉपिक में समझना जरूरी है इसको। 5वां नंबर का इनहिबिशन है फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन ये भी एक तरीका है इनहिबिशन, ये भी एक तरीका है एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने का। जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा, अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन जाता है तो होता क्या, मैन्युफैक्चरिंग रोक दी जाती है थोड़े समय के लिए या स्लो कर दी जाती है, ताकि मार्केट में जब तक प्रोडक्ट बिक ना जाए तब तक मैन्युफैक्चर नहीं करना, क्या फायदा इकट्ठा करके उसको, ठीक है। तो ऐसे होता, मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रही है, ए से बी बन रहा, अगर बी बहुत ज्यादा बन गया, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन गया है, तो यही प्रोडक्ट क्या करता है, यही प्रोडक्ट इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उस एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। अपनी रिएक्शन को क्या करा देगा, स्लो कर देगा। समझ में आया? प्रोडक्ट के द्वारा इनहिबिशन होना, यहां बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, वही प्रोडक्ट अगर ज्यादा बन जाता है तो वही प्रोडक्ट क्या करता है, अपने एंजाइम को क्या करेगा, रोक देगा थोड़े समय के लिए, ठीक है, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो यहां लिख लीजिएगा, ये जब प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, जब मोर हो जाएगा, ठीक है, तो यही क्या करेगा, यही प्रोडक्ट, मोर का मतलब एक्युमुलेट हो जाएगा, एक्युमुलेट, जब ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। ये इनहिबिटर का काम करने लग जाता है, इनहिबिटर टू एंजाइम, ये उस एंजाइम के लिए इनहिबिटर का काम करता है यहाँ प्रोडक्ट, इसलिए बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक जानते हैं क्या होता है? कोई भी प्रोसेस चल रहा, उस प्रोसेस के बाद में उसका फीडबैक लेना, वो कैसा हुआ, ठीक है। तो इसमें ए से बी बन रहा है तो बी प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट इसका फीडबैक देगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो हमारा फीडबैक आप देंगे, वैसे इस रिएक्शन का फीडबैक, ये रिएक्शन आगे चलेगी, स्लो होगी, इसको बंद करना है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये बी डिसाइड करेगा। यहां पर इस एग्जांपल में अगर बी ज्यादा बन रहा है तो इसका मतलब इसको क्या करना है, स्लो करना। तो यही फीडबैक देता है, प्रोडक्ट ही देता है फीडबैक। समझ में आया? फीडबैक इनहिबिशन बाय प्रोडक्ट के द्वारा। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। पहले नॉमेनक्लेचर देख लीजिए, ठीक है। नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम रखना। तो नाम कैसे रखा जाता है एंजाइम का? कुछ तरीके हैं नाम रखने के। पहला होता है बाय एडिंग सफिक्स ASE टू सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम। हर एंजाइम का अपना अपना सबस्ट्रेट होता है ना, हर एंजाइम किसी रिएक्शन को चलाता है, उस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो, इसमें सबस्ट्रेट क्या है, ए है ना, और इसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा, तो हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट होता है। तो कुछ नाम ऐसे रखे जाते हैं एंजाइम के कि सबस्ट्रेट के नाम के आगे क्या जोड़ दिया जाता है, ASE सफिक्स जोड़ दिया जाता है सबस्ट्रेट के नाम के आगे, जिस सबस्ट्रेट पे वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे सुक्रेज एक एंजाइम का नाम है, सुक्रेज, इसमें सबस्ट्रेट क्या है, सुक्रोज है, तो सुक्रोज में अगर सफिक्स एज जोड़ देंगे लास्ट में तो सुक्रेज हो जाएगा।
ये एंजाइम है, इसका सबस्ट्रेट ये हुआ। माल्टेज एक एंजाइम है, माल्टेज, एज जोड़ा गया सफिक्स, किसके नाम के आगे जोड़ा जाएगा? माल्टोज, क्योंकि इसका सबस्ट्रेट क्या है? माल्टोज है, तो माल्टोज में प्लस एएससी जोड़ देंगे। लाइपेज एक एंजाइम है, लाइपेज, तो लाइपेज, लाइप का मतलब लिपिड है, इसका सबस्ट्रेट क्या है? इस एंजाइम का लिपिड है, तो लिपिड है, तो लिपिड में आगे एस जोड़ देंगे तो लाइप डी हटा करके एस जुड़ जाएगा, ठीक है, आई और डी हटा देंगे। ऐसी प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, ठीक है। दूसरा है, दूसरा नाम रखने का तरीका कि एंजाइम किस तरीके की रिएक्शन चला रहे हैं, अभी जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में, एंजाइम कैसे रिएक्शन चला रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चला रहे हैं कि कहीं प्रोडक्ट को जोड़ रहे हैं, कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच करा रहे हैं, कहीं कोई बड़ा कंपाउंड तोड़ रहे हैं, ठीक है, या किसी रिएक्शन में अगर पानी इन्वॉल्व हो रहा है तो उस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, समझ में आया, या कहीं पर हाइड्रोजन का रिमूवल करा रहे हैं, तो किस तरीके की रिएक्शन में वो भाग ले रहे हैं, उसी रिएक्शन के नाम के आधार पर एंजाइम का नाम रखा जाता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व, ये एंजाइम किस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, कैसी रिएक्शन में, उसी रिएक्शन के नाम के आधार पर इनका नाम होता है। जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलेज, बताइए कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम का नाम है, ये किस रिएक्शन में भाग लेगा, इसकी रिएक्शन जानते हैं कैसी होगी, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जिस रिएक्शन में कार्बोक्सिलेज भाग ले रहा है उस रिएक्शन में क्या हो सकता है, उस रिएक्शन में ये होगा किसी सबस्ट्रेट के नाम के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रही है तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कार्बोक्सिलेज। जैसे आपने केल्विन साइकिल में पढ़ा ना, RUBP, रुबिस्को, रुबिस्को में कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज लास्ट में नाम जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, तो सबस्ट्रेट का जो नाम है उसके आगे कार्बोक्सिलेज जुड़ जाता है, तो कार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन कराते हैं, कौन सी रिएक्शन, CO2 को अटैच कराते हैं, ये CO2 एडिशन हो रहा है यहां पर। इसके बाद में डिहाइड्रोजिनेज, 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 अगर कोई भी एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भाग ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रोजिनेज। ये मैं अभी छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये यहां पढ़ना है, यही चीजें यहां पढ़नी है। तीसरा तरीका एक एंजाइम का नाम रखने का होता है कि एंजाइम कहां से निकाला जा रहा है, जैसे एक एंजाइम है पैपिन, पैपिन, ठीक है, सोर्स, तीसरा तरीका क्या है, सोर्स ऑफ एंजाइम, वो एंजाइम कहां से निकाला जा रहा है उसके सोर्स के नाम पर एंजाइम का नाम रखा जाता है। जैसे पैपिन एक एंजाइम है, पैपिन, तो पैपिन का सोर्स क्या है, पपाया है, तो कुछ एंजाइम के नाम ऐसे रखे जाते हैं कि वो एंजाइम कहां से निकाले जा रहे हैं, पपाया से निकालने वाला एंजाइम पैपिन होगा, ठीक है। और कुछ एंजाइम के नाम ऐसे रखे जाते हैं जिनमें कोई रूल ही फॉलो नहीं होता, जैसे ट्रिप्सिन, अब ट्रिप्सिन में नाम ऐसे रख दिया गया, उसका कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में देखिए, क्लासिफिकेशन, एंजाइम को क्लासिफाइड किया गया है कितनी टोटल क्लास में, 6 क्लासेस में, ठीक है, 6 क्लासेस में उसको डिवाइड किया गया, 6 क्लास आपकी बनी हुई है देखिए लाइन से, और 4 से लेकर के 13 सब क्लासेस, 4 से लेकर के 13 सब क्लासेस, मतलब हर क्लास के अंडर में क्या होती है, सब क्लास, जैसे क्लास होती है सेक्शन बटा होता है ना, हर क्लास में क्या होते हैं, सेक्शन, वैसे ही हर क्लास की क्या है, सेक्शन है। ये 4 से लेकर के 13 तक सब क्लास हो सकती हैं, और सब क्लास के अंडर में भी क्या होती है, सब क्लास, तो वो लिखा नहीं है सब। अब एक चीज समझना जरूरी है, यहां इसने लिखा है कि एंजाइम का जो नाम रखा जाता है वो 4 डिजिट के नंबर, उसमें 4 डिजिट होते हैं, ठीक है, वो समझिए। एंजाइम का जो नाम है, एंजाइम नेम गिवन बाय 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का नंबर दिया जाता है, 4 डिजिट नंबर,
हर एंजाइम का जो नाम होता है उसमें 4 डिजिट का जैसे एक कोड होता है, उस कोड से आप पहचान सकते हैं ये एंजाइम किस कैटेगरी में आएगा। जैसे इस समय हर बच्चे की यूनिक आईडी बन रही है ना, जितने स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं अपार आईडी, वैसे ही ये आईडी है कि वो पता लग जाएगा ये एंजाइम किस क्लास का है, किस सब क्लास का है, किस सब क्लास का है। क्लास सब क्लास के अंडर में भी सब क्लास होती है, ठीक है। तो 4 डिजिट का नंबर होता है। ऐसे मान लीजिए कि 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और 5 लिखा है, ठीक, और इसके बाद में इन्होंने लिखा है 6 और इन्होंने लिखा है 1। ये 4 डिजिट नंबर इसको दे दिया ना, कॉमा हटा दीजिए यहां से, ठीक है, कॉमा हटा देंगे 1561। अब पहला नंबर क्या बताता है? फर्स्ट जो है वो क्लास बताता है। ये किस क्लास का है? ये 6 क्लास टोटल है, तो पहली वाली क्लास कौन सी है? ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखिए लिखा हुआ ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज पहली क्लास है, सीक्वेंस में बुक में लिखा है। 5वां क्या बताता है? सब क्लास, ये सब क्लास बताएगा। और 6ठा बताएगा सब क्लास, उसके भी अंडर में है। सब क्लास के अंडर में भी सब क्लास होती है, मतलब पहली क्लास का एंजाइम है, इसके बाद में हर क्लास में 4 से लेकर के 13 है, तो ये 5वीं सब क्लास है, उसके अंडर में भी 6वीं सब क्लास। और उसके बाद भी क्या, ये जो फर्स्ट है ये बताता है कि हर सब क्लास में भी जितने एंजाइम है वो ऑर्डर बताता है, ये कौन सा वाला एंजाइम है, पहला एंजाइम डिस्कवर किया गया कि दूसरा है कि तीसरा है। समझ में आ रहा है? जैसे इसको ऐसे समझिए, इसको तो हटा दीजिए फिलहाल में। एक क्लास है फर्स्ट, है ना, फर्स्ट क्लास हो गया, उसमें सेक्शन है ए हो गया। उसमें भी सोचिए सेक्शन में भी सेक्शन अगर होता, ठीक है, तो मान लीजिए सेक्शन नंबर क्या हो गया? A' हो गया। अब उसमें एक बच्चा, उसका रोल नंबर है 15, तो वो 15 ये हो गया। समझ में आया? जितने एंजाइम है उस सब क्लास में जितने भी एंजाइम है उनमें से वो एंजाइम का नंबर क्या है, उस एंजाइम का एक पर्टिकुलर नंबर होगा, जितने एंजाइम है उसमें वो नंबर दिया जाता है, उसको एक कोड दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका 4 डिजिट का नंबर हर एंजाइम को मिलता है। अब इसमें बुक में से अंडरलाइन करते रहिए, शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। पहला सब क्लास समझा रहे हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। पहली क्लास कौन सी है? ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेस। हालांकि डिहाइड्रोजिनेस का मतलब क्या होता है? किसी भी सबस्ट्रेट से अगर हाइड्रोजन निकाला जा रहा है तो उस हाइड्रोजन के निकलने को एक्चुअली में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बोलते हैं ना, हाइड्रोजन का निकलना। तो किसी सबस्ट्रेट से अगर कोई एंजाइम, मान लीजिए सबस्ट्रेट है, इससे कोई एंजाइम क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को निकाल रहा है, तो ये सबस्ट्रेट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर सोचिए इस रिएक्शन में 2 सबस्ट्रेट हैं, S1 S2 हैं, होता भी है ना कहीं कि 2 सबस्ट्रेट एक साथ होते हैं, ठीक। तो 2 सबस्ट्रेट हैं, तो एक सबस्ट्रेट अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और ये एंजाइम क्या हो जाएगा? ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्योंकि मैंने बताया एंजाइम का नाम किसके आधार पर रखा जाता है? कैसी रिएक्शन वो चला रहा है, कैसी रिएक्शन में भाग ले रहा है, ठीक है। तो इसमें बुक में एक रिएक्शन लिखी गई है, वो आप लिख लीजिएगा, S लिखा है और प्लस S' लिखा है इसमें, ठीक है, जो भी लिखा गया है प्लस किया गया है। इसके बाद में ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इसको रिड्यूस देख लीजिएगा, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक। दूसरा क्या है? ट्रांसफरेज। तो ट्रांसफरेज रिएक्शन, ये कौन से एंजाइम होते हैं? ऐसे एंजाइम जो किसी रिएक्शन में अगर कोई ग्रुप का ट्रांसफर किया जा रहा है, ग्रुप का ट्रांसफर, ठीक है, ये ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस में भाग लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है इन्होंने, S एक सबस्ट्रेट है, उसके साथ कोई ग्रुप लगा है G, और दूसरा सबस्ट्रेट क्या है? S' है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उस रिएक्शन में एक्चुअली होगा क्या? इस सबस्ट्रेट पर ये जो ग्रुप है ये हटा दिया जाएगा और इस सबस्ट्रेट पर जोड़ दिया जाएगा, S प्लस S' हो जाएगा। एंजाइम क्या हो जाएगा? ट्रांसफरेज। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनना, इसका एग्जांपल जान लीजिए। ग्लूकोज है,
ग्लूकोज से क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना। ये रिएक्शन किसकी है? ग्लाइकोलाइसिस की है। इसमें एंजाइम कौन सा? हेक्सोकाइनेज। तो याद रखिए, हेक्सोकाइनेज पूछा जाए तो कौन सा एंजाइम है? वो ट्रांसफरेज एंजाइम है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? हेक्सोकाइनेज है। ये क्लास है, ये सब क्लास है, ये सब क्लास है फिर ये। ठीक है, क्योंकि इस ट्रांसफरेज में कई आ सकते हैं, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें कहां ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है वो देखिए। ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एस डैश लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? एस डैश, ये वाला ये। ठीक है, इसके साथ में फॉस्फेट, इस प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो कहीं से फॉस्फेट आया होगा ना। कहां से आया होगा फॉस्फेट? एक एटीपी टूटा होगा, एटीपी, और एटीपी टूट करके क्या बनाता है? एडीपी, और यहां से जब निकलेगा फॉस्फेट निकलेगा ना, यही फॉस्फेट यहां जुड़ गया। ये जो लिखा हुआ है कि एस डैश जी, मतलब एटीपी के, अगर आप कहेंगे कि एटीपी में फॉस्फेट होता है कि नहीं होता, तो एटीपी में फॉस्फेट होता है। तो एटीपी एक सबस्ट्रेट है। इस रिएक्शन में दूसरा सबस्ट्रेट कौन सा होगा? एटीपी। उसमें क्या लगा हुआ है? उसमें हम जानते हैं फॉस्फेट लगा होता है ना। तो जब एटीपी टूटेगा तो यही फॉस्फेट, ये एस है, ये क्या है? एस, ये वाला एस, इसके साथ ग्रुप लगा है फॉस्फेट, ये है एस डैश। ठीक है, अब ये ग्रुप किस पर ट्रांसफर हो जाएगा? ग्लूकोज पर। क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। समझ में आया? क्या बन जाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्रुप का, हाँ, बुक में ये पता होना चाहिए ना, ये वाला हेक्सोकाइनेज किस कैटेगरी का एंजाइम है। ठीक है, और आप जैसे जैसे फिजियोलॉजी में जितने रिएक्शन पढ़े होंगे, अगर वहां ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ये रिएक्शन है सब। अगला एंजाइम कौन सा है? हाइड्रोलेज। तो हाइड्रोलेज क्या करते हैं? हाइड्रोलेज। अच्छा बताइए, सबसे ज्यादा एंजाइम कौन से वाले हैं? यही वाले हैं। ज्यादातर हमारी बॉडी में ज्यादातर रिएक्शन में वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, ज्यादातर रिएक्शन में वाटर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड। पेप्टाइड को तोड़ना है तो क्या जरूरत पड़ेगी? पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में एक वाटर निकलता था, और पेप्टाइड को तोड़ना है तो एक वाटर देना पड़ेगा। तो पेप्टाइड। पॉलीसेक्राइड आपने पढ़ा, पॉलीसेक्राइड में ग्लूकोज के बीच में कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक भी ऐसी तो बनता है, उसमें भी वाटर देना पड़ेगा। और डीएनए है, डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर, उसको तोड़ने के लिए भी वाटर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोलेज वही एंजाइम है, इसमें यूज होता है वाटर, वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोटीएज, प्रोटीएज इसी कैटेगरी का एंजाइम है। ठीक है, लाइपेज, और बताइए डीएनएज, डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम। आरएनएज हो गया, आरएनएज है, डीएनएज है। ठीक है, डीएनएज एंजाइम। और ट्रिप्सिन हो गया, जो प्रोटीन पैप्सिन हो गया, ये सब है पैप्सिन, ये सब नोट कर लीजिएगा। पैप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? एमाइलेज। तो ज्यादातर एंजाइम आपकी बॉडी में वाटर की मदद से काम करते हैं। अगला है लाइज एंजाइम। लाइज और लाइगेज, हाइड्रोलाइज में थोड़ा डिफरेंस है। यहां से हाइड्रो हटा दीजिए, यहां से आप हाइड्रो हटा दीजिए तो बचेगा क्या? लाइज बचेगा ना। मतलब ये एंजाइम जो है ये वाटर की प्रेजेंस में काम नहीं करते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। एक बड़ी, जो कि इस हाइड्रोलेज भी क्या करते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल तोड़ करके छोटा छोटा बनाते हैं। प्रोटीन तोड़ करके अमीनो एसिड बनाएंगे, लाइपेज तोड़ेंगे, ये फैट है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनाएंगे। आरएनए तोड़ करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये प्रोटीन तोड़ करके अमीनो एसिड। ये भी बड़ा कंपाउंड तोड़ करके छोटा छोटा कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन विदाउट वाटर, वाटर नहीं यूज करते हैं, बाकी सेम है। ठीक है, सेम लाइक हाइड्रोलेज है, सेम लाइक हाइड्रोलेज, बट नॉट यूज वाटर। ये वाटर का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट तोड़ते हैं। ये भी बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं देखने को। ठीक है,
याद नहीं। अगला एंजाइम आइसोमरेज। आइसोमरेज में कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो गया, उससे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है ना। इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है? आइसोमरेज, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, केवल स्ट्रक्चर में अंतर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? आइसोमर है। तो जहां आइसोमर के अगर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों क्या है? आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। और लास्ट है एंजाइम लाइगेज। लाइगेज क्या करता है? दो चीजों को जोड़ता है। ठीक है, लाइगेज जोड़ने, जैसे डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है। समझ में आ रहा है? अब एक टॉपिक बचा हुआ है, एक चीज और देख लीजिएगा, आप बॉन्ड जरूर देख लीजिएगा। इसमें बॉन्ड दिए हैं, थोड़ा केमिस्ट्री वाला हिसाब किताब है, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। इसमें देखिए, इसमें आपने लिखा है कि लाइगेज जो है, लाइगेज जोड़ने वाला है, तो इसमें लिखा विच कैटेलाइजेस द ज्वाइनिंग CO CS CN PO, ये सब बॉन्ड थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, कौन कौन से बॉन्ड को ये जोड़ता है। और ऐसी एक जगह और दिया है, कोफैक्टर। आ जाइए, कोफैक्टर। देखिए, एंजाइम जो होते हैं वो दो तरीके के हैं। आपके पास जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो दो कैटेगरी में है, एक है सिंपल एंजाइम और दूसरा है कॉन्जुगेटेड। सिंपल मतलब साधारण एंजाइम और कॉन्जुगेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो एंजाइम होते हैं ये किसके बने होते हैं? ओनली प्रोटीन, केवल ये प्रोटीन का ही बना होता है। और कॉन्जुगेटेड में प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है। नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब एक प्रोटीन पार्ट तो रहेगा ही, साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं है तो ये एंजाइम काम नहीं करेंगे। नॉन प्रोटीन पार्ट किसके लिए है? फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, उसको काम करने के लिए नॉन प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। जो एंजाइम कॉन्जुगेटेड है उसमें प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर समझ में आया क्या है? इट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, अब ये कोफैक्टर कितने टाइप के हो सकते हैं? आपका तीन तरीके का, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है, और कोएंजाइम और मेटालायंस हो सकते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये ऑर्गेनिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक। ये भी क्या है? ऑर्गेनिक हैं। ये क्या है? इनऑर्गेनिक हैं। तीनों में से कोई भी प्रोटीन पार्ट नहीं है, सब नॉन प्रोटीन पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये नहीं रहेंगे तो एंजाइम काम नहीं करेगा। अब यहां पर ये ऑर्गेनिक तो है, लेकिन ये क्या है? ये प्रोटीन पार्ट से टाइटली जुड़ा होता है, टाइटली। ठीक है, अगर कोफैक्टर ये वाला प्रोटीन पार्ट से टाइटली जुड़ा है और ऑर्गेनिक नेचर का है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोस्थेटिक। ये टाइटली अटैच होता है, टाइटली अटैच विथ एपो एंजाइम। एपो एंजाइम के साथ में टाइटली अटैच। समझ में आ रहा है? और ये लूजली अटैच, डिफरेंस यही है। ये क्या है? लूजली अटैच है, या ट्रांजिशनरी अटैच है, ट्रांजिएंट अटैच होता है। ट्रांजिएंट को ना थोड़े समय के लिए। ठीक, यहां तो ऐसा कोई झंझट ही नहीं है। अब एग्जाम्पल क्या है? हीम। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। इन कैटलेज, कैटलेज एक एंजाइम आपको देखने को मिलेगा, कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज। ये दो एंजाइम हैं, कैटलेज और पेरोक्सीडेज। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, H2O2 को तोड़ देते हैं। और कैसे तोड़ते हैं? ये इसमें, इस एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है? हीम। हीम इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये टाइटली अटैच होता है। ठीक है,
तो हीम समझ रहे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन जब आप पढ़ते हैं तो हीमोग्लोबिन में हीम क्या है, एक पिगमेंट है, और ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, तो ये आप एक पिगमेंट टाइप समझिए। हीम जो है वो इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया है। इसको कोफैक्टर भी कहेंगे, इसको प्रोस्थेटिक भी कहेंगे। ठीक, कॉन्जुगेट कोएंजाइम में लूजली अटैच है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं कोएंजाइम के, NAD, FAD, ठीक है, NAD हो गया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर P लगा देंगे, कहीं कहीं NADP इन्वॉल्व होता है, जानते हैं आप। NAD की जगह कहीं कहीं क्या होता है, NADP, तो फॉस्फेट आगे जुड़ जाएगा। तो NAD और FAD क्या है, ये कोएंजाइम है। ठीक है, और ये किस चीज से बने होते हैं, विटामिन नियासिन से बने होते हैं। इनके अंदर मेनली होता क्या, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये बना होता है मेड बाय विटामिन नियासिन। मेटल आयंस में जानते हैं कि बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो क्या है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, कोफैक्टर। जैसे एक है जिंक, तो जिंक किसका मेटल, किस रिएक्शन में, किस एंजाइम का कोफैक्टर है, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसका भी कोफैक्टर जिंक है। और बहुत सारे। अब आपने क्रेब्स साइकिल पढ़ा ना, पूरी फिजियोलॉजी पढ़ रखी है प्लांट वाले में। खासकर देखिए, जो पायरुविक एसिड से जब बनता है एसिटाइल कोएंजाइम, ये बनता है ना, रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, इसमें कौन सा कोफैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है, मैग्नीशियम प्लस हो रहा है ना, वहां कोफैक्टर है। इसमें बहुत सारे कोएंजाइम भी हैं। इस रिएक्शन में कोएंजाइम कौन सा है, NAD है ना। इसके बाद इसमें आप जोड़ते हैं कोएंजाइम A। ये कोएंजाइम A कहां से आया, कहीं से तो आया होगा, तभी तो जुड़ा होगा पायरुविक एसिड के साथ में। तो कोएंजाइम A वो भी क्या है, कोएंजाइम है। एक होता है TPP, अगर ढंग से पढ़ा होगा, थायमिन पायरोफॉस्फेट। एक होता है लाइपोइक एसिड। ये सब इस रिएक्शन में भाग लेते हैं, और सब क्या है, कोएंजाइम है। वो सब के सब कोएंजाइम है। ठीक है, क्योंकि वो एंजाइम तभी काम करेगा जब ये साथ में रहेंगे इसके। और ये सब थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं टेम्पोररी, इसलिए क्या है, सभी कोएंजाइम है। तो मैंने 2 ही लिखा, जो कि बुक में 2 ही लिखा गया है। इसके अलावा आप बोल सकते हैं TPP हो गया, लाइपोइक एसिड, ये सब हो गया। अगर कोफैक्टर को हटा दिया जाएगा तो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंजाइम की लूज हो जाएगी, एंजाइम काम प्रॉपर्ली नहीं करेगा। अब ये इसमें कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, पूरा चैप्टर हो गया फिनिश, बताइए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताइए। आपको मैंने बुक से एक एक लाइनों को अच्छे से समझा दिया है। सर लॉ ऑफ मॉडुलस में आएगा क्वेश्चन, कौन सा वाला, पहला सा जो लॉ ऑफ इसमें कहाँ दिया है, इसमें है नहीं, लेकिन आएगा सर। कौन सा वाला, फिर से बोलिए, समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा वाला है, कौन सा लॉ की बात कर रहे हैं। लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की नहीं आएगा, याद रखिए। अभी देखिएगा क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, लॉक एंड की आप पढ़े रखिए, थोड़ा बहुत नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है उसको। वहीं से क्वेश्चन भी खुल गया, देखिए आपके पास पूरा ये आ गया। कितने, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं, मैंने एंजाइम का क्वेश्चन छोड़ दिया, 4 पेज तक हुआ क्वेश्चन, मैं फर्स्ट से ला रहा हूं। ठीक है, अब आप जो है 4 पेज तक बाकी क्वेश्चन नहीं करेंगे, केवल एंजाइम तक करेंगे। चौथे पेज पे आके सारा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, ये हो गया था लेसिथिन इनहिबिशन। ये बताइए, अभी पढ़ाया आपको, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। सक्सिनिक को ही बोलते हैं सक्सिनेट। मैलोनेट किसका एग्जाम्पल है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, कोफैक्टर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का क्या है, अभी बताया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जिंक होता है। ठीक, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का मैग्नीशियम, अभी बताया था। हाँ,
लाइपेज हो गया, इसके बाद में हाँ ये है इसमें, आओ सॉरी कहाँ गया ये, हाँ ये आ गया, ये मिला देंगे। लाइपेज क्या करेगा, कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, लाइपेज फैट को तोड़ता, फैट में कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड, ठीक है, एस्टर बताया था आपको। न्यूक्लियस फॉस्फोडाइएस्टर न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड का मतलब डीएनए हुआ, उसमें ये फॉस्फोडाइएस्टर। प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड, एमाइलेज ग्लाइकोसाइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम, और कार्बोहाइड्रेट में ये एंजाइम बॉन्ड है, ठीक है। हाँ ये बताइए, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस एंजाइम पढ़े ढंग से, एंजाइम पहले क्या होता है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या होता है, सीक्वेंस लगाने में कैसे एंजाइम काम करता है। सबसे पहले कौन सा स्टेप लगेगा इसमें से, बी वाला, फ्री एंजाइम रेडी टू, ये नहीं लगेगा। पहला सबसे पहले क्या होता है बताइए, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द, सबसे पहले ये होगा कि एंजाइम जो है उस पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है, सबसे पहले तो यही होता है ना। उसके बाद बताइए, फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा सबस्ट्रेट, उसके बाद केमिकल बॉन्ड टूटेंगे सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग, और लास्ट में रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट वहां से निकल लेगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। सबसे पहले एक मिनट रुक जाइए, सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू, ये समझ में आया, सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा। उसके बाद बताइए, ये यहां है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड, रिलीज, ये ई के बाद ए आएगा, बाइंड किया तो फिर कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ई के बाद आएगा, ए के बाद में आपको लगेगा केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन, आंसर देखिए ये क्यों है, ई के बाद ए डी, ये लगा तो है कि नहीं है, एक सेकंड है, अरे रुकिए, डी है, डी के बाद आपके सी, फ्री एंजाइम, हाँ सुनिए रुकिए, मेरा मिस्टेक हुआ, मैं पढ़ने मिस्टेक किया, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, इसके बाद में लास्ट में जाएगा एंजाइम रेडी टू बाइंड, एंजाइम दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो जल्दी में पढ़ने में गड़बड़ी हो गई, ठीक है, वो सही है एकदम। ये बताइए इनकरेक्ट, हाँ एंजाइम के बारे में गलत क्या है, इनकरेक्ट, दे आर हाईली स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट, ये सही है, नहीं सही है, सही है, हर एंजाइम का अपना सबस्ट्रेट होता है। थर्मोफिलिक में एंजाइम कैन कैटलाइज, ये सही है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सम एंजाइम्स आर मेटल आयन, ये भी सही है, भी बताया कुछ एंजाइम में मेटल आयंस होते हैं, ऑल नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम सब छोड़ करके एक्सेप्ट 1 लिखना चाहिए था उसको, एक्सेप्ट 1 जरूर होना चाहिए था। ज्यूटर आयंस हो गया, नॉट कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, बस 2 पेज पर आ जाइए आप। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी चलेगा आपका, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल पहले, इसके बाद एप्लीकेशन वाला चैप्टर, ठीक है। 7 चैप्टर बाकी हैं आपके, जिससे 7 कंप्लीट हो जाएंगे बहुत आराम से। हाँ ये आ गया, कौन सा ग्राफ, इफेक्ट ऑफ पीएच, पीएच का ग्राफ कौन सा है इसमें से, बताएंगे, पहला वाला, पहला ये तो नहीं है, ये ऐसा बनता तो है लेकिन यहाँ पीएच इधर लिखा है वाई एक्सिस पर, जबकि इस वाले एक्सिस पर एंजाइम है, इस पर पीएच, नीचे वाले पीएच होता है एक्स पर। ये बताइए, कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम इज डिस्क्राइब्ड एज, ये तो कुछ वैसे ही लग रहा जो अभी आया था एक बार, है ना, सीक्वेंस लगवा रहा है इसमें, तो लगा लीजिए, लग जाएगा सीक्वेंस। सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट, ठीक है, सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम दूसरा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स तीसरा, एंजाइम रिलीज चौथा, लग जाएगा, ठीक है ना, ठीक।
ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड। ये बताइए, एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अलावा दूसरे तरीके से अगर कोई एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से कोई ग्रुप हटा रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ट्रांसफर करता दूसरे पर ले जाता तो ट्रांसफरेज, यहां उसको ग्रुप को हटा ही दे रहा है, ठीक है, और वाटर नहीं यूज कर रहा, लेकिन वो तो लाइज होता है वही, समझ में आया? हाँ, डबल बॉन्ड बना देगा वो। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये वाला हो गया। ये बताइए वीमैक्स, इसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है ये वाला कर्व, सीधे सीधे है कि यही कर्व तो केएम का बनता है ना, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बुक में यही तो कर्व दिया हुआ है सबस्ट्रेट वाले टॉपिक में। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम की एक्टिविटी Vmax/2 यहां आता है, Km यहां आता है, यही कर्व है ना, बाकी इसमें कोई कर्व नहीं है ऐसा, ठीक है। फैटी एसिड हो गया। ये जो एक क्वेश्चन है, एंजाइम फॉर कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर टू कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट कैटलाइज्ड बाय इट। लाइगेज कौन सा बॉन्ड कैटलाइज नहीं करता है? तो लाइगेज वाले में देखिए, अभी आपको यहां बताया था COCS/CNPO, किसी तरीके से इसको रट लीजिएगा सीक्वेंस को। CS ये नहीं है, पहला CC नहीं है, कार्बन कार्बन को नहीं करता है, ठीक है। सेलुलोज हो गया, मेलोनेस है, ये बताइए, अभी बता दिया मैंने। मेलोनेट किसके लिए है? सक्सिनेट, हाँ, ग्रोथ ऑफ मेलोनेट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब यहीं आपको एक चीज कंफ्यूजन हो जाएगा कि बैक्टीरिया वाले केस में तो सल्फर ड्रग बताया गया था, ठीक, तो ये क्या क्रेब साइकिल जो है उसमें नहीं चलती है? किसमें? बैक्टीरिया में चलती है ना, एरोबिक बैक्टीरिया में भी चलती है क्रेब साइकिल, उसमें भी एंजाइम है ना, बैक्टीरिया के अंदर भी क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस है? तो ये आप उससे मत कंफ्यूज करिएगा, पैथोजेनिक बैक्टीरिया में वो वाला केस दिया हुआ था, वो अलग केस है और ये केस अलग है, ठीक है। यहां लिखा है मेलोनेट, मेलोनेट किस चीज को इनहिबिट करता है? तो आपके पास यही ऑप्शन है ना, तो मेलोनेट बताया सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है। वो हर जगह जहां जहां एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा वहां वहां मेलोनेट क्या करेगा? वो इसी को ही डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया एरोबिक भी तो होते हैं, ठीक, इसलिए ये लो टेम्परेचर। हाँ, ये बताइए, preserve the enzyme in temporary inactive state where the high temperature destroy the activity because proteins are denatured by the heat। हाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, मेलोनेट जो है सबस्ट्रेट नहीं है, मेलोनेट फ्यूमरेट नहीं बनेगा भाई ना, जब जब सक्सिनेट कन्वर्ट ही नहीं होगा, किसमें? फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, किससे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस से। जब आ जाएगा मेलोनेट तो मेलोनेट बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट पर जाकर के मेन, तो सक्सिनेट को बाइंड ही नहीं करने देगा, सक्सिनेट बाइंड नहीं करेगा तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो एंजाइम तो बेकार हो गया, ठीक है। जब वो बदलेगा ही नहीं उसको तो क्या मतलब है? इनहिबिटर को थोड़ी ना कन्वर्ट करेगा, इनहिबिटर को नहीं कन्वर्ट करेगा, मेलोनेट के साथ कुछ नहीं करेगा। ये बताइए, पहला सही है ना। लो टेम्परेचर क्या करता है? एंजाइम को टेम्पररी, थोड़े समय के लिए क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। वाइल हाई टेम्परेचर क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय करा देते हैं। व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल टू द सबस्ट्रेट एंड इंटरफियर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, इट इज नोन एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसे इनहिबिटर को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव, जब दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है? सेम होती है, तो कंपटीशन कर देते हैं, दोनों सही है। ये प्रोटीन लेफ्ट, ये बता दिया होगा मैंने, ये बता दिया था उस दिन। ये वाला भी हो गया। ये सब हो गया। चौथे पेज के बाद से पूरा क्वेश्चन चलेगा, ये सब हो गया, ठीक। लेसिथिन हो गया था, ये आ गया कौन सा? पेज नंबर 3। अब इसको देखिए, डिहाइड्रेशन लिंक्स टू ग्लूकोज फार्मूला, ये बता दिया था मैंने उस दिन, ये हो गया था, ये भी हो गया।
सेलुलोज ये हुआ तुम, हाँ ये हो गया था ना। सेलुलोज एक पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है, एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, ये सही है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेलुलोज आर ग्लूकोज, ये भी सही है, दोनों सही था इसमें। ये देखिए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अमीनो ग्रुप, हाँ ये बताइए, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड विद द एमाइनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो विद द एलिमिनेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना। वो बोल रहा है कि जो बॉन्ड कैसा बनता है अमीनो एसिड जब जोड़ते हैं एंजाइम, ये बताइए। हाँ इसको बताइए। ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन में कौन सा सही है, पहला पढ़िए, एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होती है, ईपी और ईएस वाली, ठीक है। उसको बनाने के लिए एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, सही है। पढ़िए ध्यान से, एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, किसकी एनर्जी ये नहीं बताया इसने, किसकी एनर्जी घटाता है, लेकिन ये कह रहा है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ईएस स्टेट को लाने के लिए ईएस एंजाइम सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, घटा देता है। अगर नहीं आ रहा है वैसे सही है, लेकिन आगे बढ़ जाइए। एंजाइम मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट मोर डिफिकल्ट, बोल रहा है एंजाइम मेक ट्रांजिशन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, मतलब एंजाइम अगर किसी रिएक्शन में भाग ले रहा है तो क्या करता है, मेक ट्रांजिशन फ्रॉम सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने की प्रक्रिया को डिफिकल्ट बना देता है। ये तो गलत हो गया, आसान बना देता है ना जल्दी जल्दी। एंजाइम इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये गलत है, घटाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यूरिंग ए रिएक्शन लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बोल रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है ये रिएक्शन काफी समय तक, लास्ट का मतलब टिकी रहती है एक लंबे समय तक, तो थोड़े समय के लिए आती है। तो वही ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, ठीक। पहला इसमें से सही हुआ, ये हो गया होगा। प्राइमरी प्रोटीन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, हाँ ये थोड़ा बड़ा, ये जानते इस क्वेश्चन में प्राइमरी लगा करके थोड़ा सा ये टिपिकल बना दिया इस क्वेश्चन को, प्राइमरी लगा दिया है इसमें। चलिए हाँ ये बताइए, ब्रेक डाउन ऑफ H2O2 ये क्या है, पेरोक्सीडेज एंजाइम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट रहा है, पेरोक्सीडेज एंजाइम होगा। पेरोक्सीडेज एंजाइम तो कैटलेज और पेरोक्सीडेज किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप में, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हीम है वहां पर, है ना, अरे हीम ही तो होता है, ठीक। इफ A and C makes the 30%, ये तो उसका है, ये तो मैंने बता दिया, डीएनए वाला क्वेश्चन है, आप कर ले जाएंगे इसको, नहीं कर पाए। अरे ये हमने वो टॉपिक छोड़ दिया है, ये पिछले चैप्टर में था, और ये क्वेश्चन आप हो जाएगा, आसान है, नहीं हो तो बताइए, हो जाएगा ना, कुछ नहीं है। लास्ट अभी 5वां पेज आ गया, ये बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, हो जाएगा। सेकेंडरी कौन सा नहीं, छांट लेंगे आप इसमें से, ठीक है। सेकेंडरी कौन सा नहीं, अमीनो एसिड और ग्लूकोज। एक चीज और जान लीजिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट केवल प्लांट्स में ही बनते हैं या फंजाई में बनते हैं या माइक्रोब्स, कभी हमारी बॉडी में सेकेंडरी नहीं बनता या एनिमल में नहीं बनता कभी, ठीक है। हम लोगों में सब प्राइमरी वाले हैं सब। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, देखिए ये हो जाएगा। अच्छा ये बता दी, इस पेज पर तो आए ही नहीं अभी तक, है ना। प्रोटीन क्या है, बॉन्ड मैच करा ले जाएंगे, हो जाएगा ना। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल या ट्रिपल होता है तो वहां डबल बॉन्ड लिखा गया, मैच हो जाएगा। आइडेंटिफाइड द लेक्टिन्स क्या है, कॉन्क्लेविन ए कैटेगरी में है। आपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की टेबल पढ़ी है ना, उसमें लेक्टिन्स के आगे लिखा गया होगा कॉन्क्लेविन ए किस कैटेगरी में आता है, कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेक्टिन्स। ड्रग्स क्या है, रेसिन, तो रेसिन क्या है, पूछा इनकरेक्ट। एल्कलॉइड कोडीन है। टॉक्सिन क्या है, आर्बरिन। तो ड्रग में कोडीन वो वाली कौन सा, ये टॉक्सिन है। रेसिन क्या है, टॉक्सिन है, ठीक है। हाँ
और टॉक्सिन हो गया आर्बरिन। ये सही है क्योंकि इसी के बगल में रिसिन लिखा हुआ है, इसी के बगल में रिसिन है बुक में, तो ये गलत कर दिया इसने ड्रग को लेकर के। लिपिड हो गया। अच्छा ये आइए, हाँ इसको, ये तो हुआ ही नहीं है, मैंने सोचा ना एंजाइम वाला नहीं, सब हो गया। लिपिड्स आपको बताना है सही स्टेटमेंट, ठीक है। लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंगल बॉन्ड वाले में सैचुरेटेड होता है। लेस, ये रॉन्ग है। लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड, ये सही है। ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल, सही है, जानते हैं ना ये ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2H ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन है वो। और पामिटिक एसिड में 20 कार्बन नहीं होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। अरेक्नोइड एसिड में 20 होते हैं, ये रॉन्ग हो गया, और पहला ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, 3 रॉन्ग हो गए इसमें से। बी इस आंसर मिल जाएगा आप 20 से। ये बताइए इनहिबिटर्स कैटालिटिक, ये आपको बताना है कैटालिटिक, हाँ मैलोनेट। फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड कहां मिलेगा? पेप्टाइड बॉन्ड रेसिन है, काइटिन है, कोलिजन है, किसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा? इसमें से किससे मैच करेगा पेप्टाइड बॉन्ड? इन चारों में कहां पेप्टाइड बॉन्ड है? जो प्रोटीन होगा। और प्रोटीन कौन सा है इसमें से? इसमें से प्रोटीन कौन सा है बताइए? कोलिजन है ना। अरे कोलिजन प्रोटीन नहीं है, एनिमल वर्ल्ड की प्रोटीन है, ठीक है। सेल वॉल में मटेरियल बन जाएगी, सेल वॉल काइटिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेसिन, ठीक है। आइडेंटिफाई द सबस्ट्रेट हैविंग द ग्लाइकोसिडिक, बताना है कहां ग्लाइकोसिडिक है, कहां पेप्टाइड है, सीक्वेंस में बताना रेस्पेक्टिवली। पहले इसमें से बताना किसमें ग्लाइकोसिडिक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें, इसमें से ग्लिसरॉल में नहीं, ग्लिसरॉल तो अलग चीज। सेलुलोज, इनोलिन, काइटिन, बताइए किसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? तीनों में है। सेलुलोज में भी है, इनोलिन में, काइटिन, सब क्या है? पॉलीमर है ना, पॉलीसेक्राइड है ना सब ना, और पॉलीसेक्राइड में होगा। अब पूछ रहे पेप्टाइड बता दीजिए, तो पेप्टाइड लेसिथिन में है कि इंसुलिन है कि कोलेस्ट्रॉल? ये फैट हो गया, ठीक है। ये आपका फॉस्फोलिपिड हो गया। ये बच्चा हार्मोन, हार्मोन प्रोटीन है होता है, ये वाला हार्मोन कौन सा? प्रोटीन, तो यहां होगा पेप्टाइड, ठीक है। हाँ। बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड की कोलिजन, प्लांट की रुबिस्को। आपको इनकरेक्ट। सल्फर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिस्टीन, अमीनो एसिड में सल्फर होता है कि नहीं होता? सिस्टीन वाले में बताइए। सल्फर जो है इंटीग्रल पार्ट के हिस्सा है सिस्टीन अमीनो एसिड का, तो सिस्टीन है, मीथियोनाइन है, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड बताया था आपको मैंने। सिस्टीन और मीथियोनाइन में सल्फर होता है, ठीक, नहीं आता तो नोट कर लीजिए, सही है। ग्लाइसिन इज द एग्जांपल ऑफ द लिपिड, ग्लाइसिन क्या एक अमीनो एसिड है, ये इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है। लेसिथिन कंटेन द फास्फोरस एटम, लेसिथिन में फास्फोरस एटम होता है, फास्फोलिपिड है। टायरोसिन इज एरोमेटिक, तो टायरोसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलेनिन, ये सब क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड है, ठीक, एक रॉन्ग हो गया। ये बताइए एक्वापोरेंस जानते हैं क्या होता है? आपने ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट वाले में छूट गया, वो चैप्टर ही नहीं है। सेल में ऐसी प्रोटीन जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराती हैं, चैनल प्रोटीन होती है, चैनल, उसको क्या बोलते हैं? एक्वापोरेंस। वाटर को, एक्वा का मतलब वाटर, और पोरेंस क्या होती हैं? प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन को क्या बोलते हैं? पोरेंस, ठीक है। तो पानी को ट्रांसपोर्ट कराने वाली प्रोटीन। अब इसमें से बताइए कहीं लिखा गया वाटर नहीं है ना, तो इसमें से कैसे मैच करेगा? किससे? ये किससे मैच करेगा एक्वापोरिन? चारों में से बताओ जी, किससे मैच करेगा? एमाइड से, पॉलीसेक्राइड से, पॉलीपेप्टाइड, कैरोटीनॉइड। कैसे पॉलीसेक्राइड से कर जाएगा ये बता दो। कोई बताएगा सोच के, सही बताइए।
ठीक, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। सेल में एक प्रोटीन है मेम्ब्रेन में जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। उसमें से कौन सा मैच करेगा इससे? कहीं वाटर तो लिखा नहीं है, तो प्रोटीन है तो पॉलीपेप्टाइड है कि नहीं है? प्रोटीन है ना ये। वो आपका मकसद क्या पूछने का? आपको बताना ये है क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड है, ये प्रोटीन है। ये एक्वापोरिन क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। ठीक। एस्पार्जिन क्या है? एस्पार्जिन, एस्पार्जिन अमीनो एसिड है। ठीक है। एस्पार्टिक एसिड, सॉरी एस्पार्टिक एसिड अलग है, वो अलग है, एस्पार्जिन अलग होता है। तो एस्पार्जिन आपका अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड का कुछ लिखा नहीं, तो एमाइड जो है, एमाइड अमीनो एसिड का रूपांतरण, अगर अमीनो एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए तो एमाइड बनता है। ठीक है। एब्सिजिक एसिड क्या है बताइए? कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव, क्योंकि कैरोटीनॉइड से बनता है एब्सिजिक एसिड। और काइटिन क्या है? काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है। हाँ, लास्ट का पेज है बस, हम इसके बाद में। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। ठीक, एप्लीकेशन वाला तो बहुत छोटा है, आप पढ़ लेंगे जल्दी समझ। और उससे जानते वो भी अच्छा खासा स्कोरिंग। मॉलिक्यूलर तो बहुत बड़ा था, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी छोटा चैप्टर और अपने आप में क्या है? स्कोरिंग है। छोटा भी है और स्कोरिंग भी तगड़ा है। आपको बताना है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट? इसमें से कौन सा ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है और इंसुलिन पर निर्भर होकर के? GLUT4 लिखा है। ठीक है। कॉनक्लेविन ए क्या है? कॉनक्लेविन ए, हाँ क्या है? एल्कुलाइड है वो, एल्कुलाइड थोड़ी ना है ये। बुक में देखिए, लेसिथिन है। लेसिथिन नहीं है, लैक्टिन्स है। लेसिथिन गलत हो जाएगा, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है, ये लैक्टिन है, ये स्पेलिंग में अंतर है। कोएंजाइम और मेटल आयन इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन। अगर कोएंजाइम टाइटली बाउंड है, अगर कोई भी, पढ़िए इसको, कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। सही है। अभी देखिएगा, बहुत बढ़िया आंसर आएगा। अभी देखिए, बताइए। यही लाइन देख करके ना अच्छे गड़बड़ा देंगे इस लाइन को। जल्दी में गड़बड़ हो जाएगी। ये लाइन गलत है, और जल्दी में गलत क्यों हो जाती? टाइटली बाउंड देख करके आप ना, टाइटली बाउंड देख करके प्रोस्थेटिक ग्रुप लग जाते, लेकिन लिखा कोएंजाइम या मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड। अगर कोएंजाइम या मेटल आयन, ध्यान सुनिएगा, कोएंजाइम या मेटल आयन किसी एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड है तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। नहीं, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी एंजाइम से टाइटली बाउंड है तो उसको कहते हैं। ये बीच में कहां से ले आए? ये तो खुद लूजली बाउंड होते हैं ना। लाइन, दोनों लाइनों को जोड़ दिया गया इस लाइन में। कोएंजाइम की जो डेफिनेशन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप की, दोनों को जोड़ दिया गया उठा करके, इसलिए गलत है। यहां होना चाहिए था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना हटा करके ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज टाइटली बाउंड, तब होता प्रोस्थेटिक ग्रुप। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी इज बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड ओपन एंजाइम। ये बताइए, कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी विच इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम। बोल रहा, ध्यान सुनिए। कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी, पूरा कैटालिटिक एक्टिविटी विथ इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर कोई एंजाइम है उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा है तो एंजाइम कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। ऐसे कंप्लीट एंजाइम को एपो एंजाइम नहीं, एपो एंजाइम तो एक हिस्सा है, एंजाइम का एक पार्ट है, नॉन प्रोटीन वाला। ठीक, ये गलत हो गया है इससे। विच ऑफ द, हाँ दोनों गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द मेन? लेसिथिन में क्या होता है? लेसिथिन में आपको फॉस्फोलिपिड क्या मिलता है? फॉस्फोलिपिड है वो। ठीक है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम से कैसे डिफर करते हैं? तो सीधा सा टाइटली बाउंड है।
प्रोस्थेटिक ग्रुप पूछ रहा कैसे डिफर करता है कोएंजाइम से, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। कैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम से डिफर करते हैं। हाँ दूसरा सही है, क्योंकि दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। ठीक है, देयर एसोसिएशन इज ट्रांजिएंट, ये गलत हो जाएगी, तो ये तो को एंजाइम की बात हो रही है फिर यहाँ। और दे कैन सर्व एज द को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन, मतलब प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो को फैक्टर का काम करता है इन ए नंबर ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप कई एंजाइम का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, ये बात कर रहा है, तो इसमें से ये वाला सही है, टाइटली बाउंड। ये बताइए, रामचंद्रम प्लॉट कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपका बीएससी का, बीएससी में भी, हाँ बीएससी में पढ़े हो ना रामचंद्र, एमएससी में है, ये बीएससी में है। ये एक्चुअली प्रोटीन की स्ट्रक्चर बताता है, इतना पता होना चाहिए कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बताने के लिए एक साइंटिस्ट थे रामचंद्रम। ठीक है, उन्होंने एक प्लॉट, एक ग्राफ बनाया था, उसी ग्राफ को क्या बोलते हैं, रामचंद्रम प्लॉट। हाँ गुजर गए होंगे ये कह रही है गुजर गए। हाँ नहीं ठीक है, तो ये प्रोटीन्स की बात करते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बताते हैं। ये देखिए, यही एक क्वेश्चन जो है 19 में, यही एक क्वेश्चन आपकी बुक में नामो निशान तक नहीं है। हो सकता है, जानते हैं कहाँ मिलेगा, ये आपको लास्ट में पीछे जो कुछ दिया है, समरी नहीं, सबसे बुक में लास्ट में जाइए, पूरी बुक के लास्ट में कुछ पेज लगे रहते हैं, है इसमें समरी नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा इसमें नहीं, वो कहीं या तो एग्जाम्पलर से होगा, एग्जाम्पलर जो होता है एनसीईआरटी का ना, वहां भी कुछ अलग दिया होता है। हाँ इंट्रोडक्शन में पढ़िएगा, इंट्रोडक्शन में मिलेगा, जी.एम. रामचंद्रम इंट्रोडक्शन में मिलेगा, हो सकता है। हाँ तो ऐसे ये जानते हैं, ये ज्यादा नहीं आता आपका, 98% पेपर ना बुक से एग्जैक्ट बनता है। हम नहीं बनाएंगे इस बार, ऊपर से आएगा बन करके, वो हम नहीं बनाने वाले। ठीक लेकिन ये जो पेपर आएगा ना वो सही आएगा इस बार वाला, वो इस बार वाला सही स्टैंडर्ड रहेगा, ये भी जान लीजिए। ठीक है, हाँ हाँ अच्छे से देखिए, हाँ एकदम फिट है, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक, तो अगली बार कौन सा चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के आएंगे। और देखिए फिर मैं कह रहा हूं, जो थोड़ा सा कैपेसिटी रखते हैं कि मैं कुछ कर ले जाऊंगा, वो ईमानदारी से काम करेंगे और मेहनत करते रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, लेकिन मेहनत कर लीजिए। समझ में आ रहा है, इस एक आपके पास ज्यादा समय नहीं है, एकदम जी जान लगा दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, निकल जाए तो दी बेस्ट, अच्छी बात है। हम लोग ठीक सुन रहे हो ना।